हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बहुत ही फ्रीक्वेंट सवाल है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं सर। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो मैथमेटिक्स कहां से सॉल्व होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैंने बनाए हैं आपके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स। अगर आप इन स्टेप्स को ऑर्डर के साथ फॉलो करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ईमानदारी जरूरी है। अगर आप ईमानदारी के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इसी को फॉलो करते हुए आप सभी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स। तो एक एक करके बात करेंगे, इसके फ्लॉज और इसके साथ साथ इसके प्रोज की बात करेंगे कि आपको किस तरीके से चलना है या फिर आप किस तरीके की गलतियां करते हैं जो आप अगर ना करें तो आपको कैसे आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, वो है अपना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, XYZ कोई भी टॉपिक का नाम ले लीजिए, आपको सबसे पहले यह समझना है कि वो कॉन्सेप्ट किस लिए है, वो किस काम आने वाला है और वो चीज क्यों पढ़ी जा रही है। अगर आप इन तीन चीजों का सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। और एक बार अगर आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है तो डेफिनेटली आप उसके लेकर हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग बात करें, जब हम क्लास 11th या 12th के मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ माइक्रो कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल का नाम लूं तो एक बॉडमास जैसी चीज जो कि हमें बहुत छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है, और ये एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे बॉडमास को कैलकुलेशन के दौरान फॉलो ही नहीं करते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि कब हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, कब हमें एडिशन करना है या कब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, कब हमें पावर रूल कैसे चलाना है। वो सारी चीजें जो है ये फंडामेंटल्स होती हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स ही वीक है तो आप खुद सोचिए कि क्लास 11th या 12th की मैथमेटिक्स आपकी कैसे मजबूत हो सकती है ना। तो सबसे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स आपको बनाने हैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे। पहले आपके फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए, चाहे वो एडिशन ही क्यों ना हो, चाहे वो डिवीजन ही क्यों ना हो, या फिर बॉडमास जैसी बेसिक सी चीज ही क्यों ना हो। इन्हीं चीजों को जोड़कर एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। हाँ, 11-12 की मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स काफी हैवी होते हैं, लेकिन आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को बेसिक फंडामेंटल्स के थ्रू ही डिस्कस कर सकते हैं। यस, एंड देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है बेसिक डाउट्स। जब भी कोई आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आना तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन उस डाउट को छोड़ देना ये भी आप लोगों के अंदर कॉमन चीज देखी जाती है। सक्सेस कौन लेता है? सक्सेस आपको तब मिलती है जब आप उस डाउट्स को क्लियर करने के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये क्लियर कैसे हो सकता है? एक तो हुआ जहां पर भी आप क्लास ले रहे हैं उन टीचर से पूछें, लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता कि आंसर आपको मिल जाए ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो हम क्या करें सर? तब आपको क्या करना है? क्या करें? छोड़ दें? नहीं, ये कभी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपको तब करना चाहिए ऑनलाइन रिसोर्सेस का यूज। आज का टाइम ऐसा है जहां ऑनलाइन आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, बस आपकी डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन नहीं तो कोई भी हेल्प बुक का यूज करिए, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करिए, और भी कोई प्रैक्टिस शीट्स का इस्तेमाल करिए और देखिए उसके अंदर उससे रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने बेसिक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अरे अपने बड़े भाई या बड़े भैया बहन से भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, बट इच्छा तो पहले चाहिए होगी। डेडिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप डाउट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्लास नोट्स। भाई क्लास नोट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एक चीज को पढ़ लेते हैं तो हो सकता है वो पढ़ी हुई चीज आपको याद रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस
मैथमेटिक्स के केस में आपको याद नहीं रहता है, बिकॉज मैथमेटिक्स आपको रिवीजन मांगता है और प्रैक्टिस मांगता है। तो हम क्या करें, हमें क्लास नोट्स बनाने चाहिए। जो भी चीज हमने पढ़ी है, या तो वो क्लास के दौरान आप उसे या क्लास नोट्स बनाएं, या फिर ऐसा करें कि जब वो क्लास हो जाए तो उस क्लास को बाद में धीरे धीरे देखते हुए आप उसमें से क्लास नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाएं। अब क्लास नोट्स का दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूं, जो शायद से आपको नहीं मालूम। जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप क्लास नोट्स बनाते हैं तो आप उनमें से सिलेक्टेड चीजों को लिखते हैं। सब कुछ तो लिखना ही है, लेकिन आप उनमें से कुछ सिलेक्टेड चीजों में अपने पॉइंट्स को ऐड करते हैं, जिससे आपको मिलती है एक्स्ट्रा मेमोरी बूस्ट। आप उन्हें ज्यादा तेजी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको याद आएगा कि मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज ऐड ऑन किया था, ये चीज मुझे एक्स्ट्रा समझ में आया था। साथ ही क्लास नोट्स बनाते हुए कुछ गैप्स छोड़ें। क्यों? क्योंकि उन गैप्स में आपको कभी भी कोई चीज एक्स्ट्रा जब समझ में आती है तो आप उसे कहां लिखेंगे? कॉपी के पीछे लिखेंगे। भाई वहां तो हम लोग गेम्स खेलते हैं ना, काटा जीरो वाला, तो वो वहां के लिए छोड़ दीजिए। तो जहां आपको कोई एक्स्ट्रा चीज पता लगती है, मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा हेल्प बुक का इस्तेमाल किया, या फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां आपको पता चलता है कि अरे ये तो एक और नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, तो वो आप कहां लिखेंगे? तो जो गैप आपने छोड़ा था उस गैप में लिखेंगे। तो आपके नोट्स ऐसे करके पूरे हो जाते हैं। और तीसरा फायदा क्लास नोट्स का, आपको रिवाइज करने में बार बार घूमना नहीं पड़ता है। आपके पास पूरा फुल प्रूफ रेड कंटेंट रहता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चौथे नंबर में बात करें, जब आप इतना तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद करने हैं हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की अच्छी बात यह बताऊं कि ये ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनका लेवल भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही ये आने वाले एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल होते हैं उसका एक खाका तैयार कर देता है कि हाँ, आपके सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। कभी आपने सीरियसली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करी है? उसके अंदर दिए गए सॉल्यूशन में स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करी है? अगर आप वहां फोकस करेंगे तो एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो बचे 10% के लिए क्या करें? बचे 10% के लिए और मेहनत करें। जब आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं तब हम लोग आते हैं फॉर्मूला शीट। ये ऑर्डर में फॉलो करना है, ये बात याद रखें। फॉर्मूला शीट आपको क्या हेल्प करता है, ये बात मैंने पहले भी बताई है, लेकिन फिर से बता रहा हूं कि फॉर्मूला शीट जब आप बनाते हैं तो आपके पास कभी भी किसी भी फॉर्मूले को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट आपके पास प्रिपेयर रहना चाहिए। जब आपके पास फॉर्मूला शीट तैयार रहता है तो फॉर्मूलों की एक खास बात है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चे इस इंटरकनेक्शन को कभी नहीं खोजते हैं। क्या मैथमेटिक्स की ब्यूटी सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, या एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले के बीच में कनेक्शन को देखना है? तो क्या मैं इस चीज का आंसर आप लोगों से कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करूं कि मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा कि हाँ, बच्चे यहां पर सोच समझ कर जवाब देंगे। सो फॉर्मूला शीट तो सभी बनाते हैं, लेकिन उसके बीच में इंटरकनेक्शन जो है वो भी ढूंढने की कोशिश करें। सिर्फ फॉर्मूला शीट बनाकर दीवार पे चिपका देने से कुछ नहीं होगा। याद रखें, उनके बीच में इंटरकनेक्शन बेहद जरूरी है। जब आपने फॉर्मूला शीट बना लिया तो अब उन फॉर्मूले शीट्स का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? एक्सरसाइज को सॉल्व करके। एक्सरसाइज के अंदर आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ एक्सरसाइज में कम मिलते हैं, कुछ एक्सरसाइज में ज्यादा मिलते हैं। तो जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको होता है उन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस। आप कुछ सवालों को सॉल्व कर जाते हैं, कुछ सवालों में अटक जाते हैं। तो अटकने वाले सवाल से डरना नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन बेधड़क देखिए। आप उसके सॉल्यूशन को एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसका सॉल्यूशन कहना क्या चाहता है।
जब आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो एक बार आप उस सॉल्यूशन को देखकर सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं। एक बार हो गया, दूसरी बार थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए कि अब मैं सॉल्यूशन को बंद करके मैं खुद से सॉल्व करके देखूं। भाई दूसरी बार में अगर अटक गए तो थोड़ी सी चीटिंग अभी भी अलाउड है, फिर फिर से सॉल्यूशन देख लीजिए एंड देन उसके बाद सॉल्व कीजिए। लेकिन तीसरी बार में ये ईमानदारी जरूर रखिएगा कि 2 बार में जो आपने सॉल्व किया है वो तीसरी बार में सॉल्यूशन आपको खुद होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो किसे पता लग रहा है, तीसरी बार भी एक बार और देख लीजिए मेरे दोस्त, लेकिन होना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। हमें वो सॉल्यूशन बिना देखे करना आना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद बच्चा आगे बढ़ जाता है, कहता है कि मुझे और करना है। नहीं, अब आपको उस एक्सरसाइज को एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर कितने वैरायटी के क्वेश्चंस थे। जब तक आप वैरायटी को क्लासिफाई नहीं करेंगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कितने वास्ट तरीकों के सवालों को पूछ रहा है, या फिर आने वाले एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवालों की पॉसिबिलिटी होती है। भाई किसी भी एग्जाम हो या फिर किसी भी चैप्टर को आपने एनालाइज नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आपको वैरायटी का पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने इजी सवाल थे, कितने मॉडरेट सवाल थे और कितने डिफिकल्ट सवाल थे। जब आप इस लेवल की एनालाइजेशन कर लेते हैं तो आपको उस चैप्टर के अंदर आ जाता है कॉन्फिडेंस। नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन। जब आप एनालाइज कर लेते हैं तब आपका अगला स्टेप आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको तैयार करता है पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करते हुए, सारे कनेक्शंस को जोड़ते हुए, इंटरकनेक्टेड फॉर्मूलोस का इस्तेमाल करते हुए सवालों की बरसात करता है और बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। यह सबसे दुख की बात है। आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज को तो टारगेट में रखना है कि अगर मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है तब जाके मुझे पता चले कि चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। तो याद रखें, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में आना है। यहां पर भी वही चीज, या तो क्वेश्चन सॉल्व होगा या तो नहीं होगा। तो बेधड़क सॉल्यूशन देखिए, लेकिन करना है सॉल्यूशन, आपको ये मोटिव रखना है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं रिवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर लिया है तो ये वहम अपने मन से निकाल दें कि आपको मैथमेटिक्स का वो चैप्टर पूरी तरह आ गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स बेवफा है। आज हमारे साथ है तो कल किसी और के साथ है। याद रखेंगे कि रिवीजन चाहिए, दिस इज मस्ट, और कुछ नहीं कर सकते तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही रिवाइज कीजिए कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस कैसे निकाला था, इस चैप्टर में हम लोगों ने स्लोप कैसे निकाला था, इस चैप्टर में हमने रूट्स कैसे निकाले थे। भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लगातार बार बार रिवीजन करना होता है सो दैट आप उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, गुफ्तगू जारी रहती है और कनेक्शन बना रहता है ना। फिर आते हैं हम लोग अपने 10वें स्टेप में, जो कि आखिरी कह लो कि ये इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला, और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं डेली, लेकिन आपने हफ्ते बाद 10 दिन बाद उस चैप्टर को दोबारा प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर से कहूंगा मैथमेटिक्स बेवफा है। तो बेवफा नहीं करना है, बेवफा ही उसके साथ नहीं करनी है। हमें फ्रीक्वेंटली विद इन नंबर ऑफ डेज, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितने दिन तक उसे होल्ड कर सकती है, तो आप उतने दिन बाद वापस प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज के साथ रनिंग रहने के लिए आपको उसके साथ जुड़े रहना होगा, और जुड़े रहने के लिए मैथमेटिक्स में कहें तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही हमारे पास इकलौता रास्ता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन सभी बातों को समझ गए हैं और 1 to 10 इन सारे स्टेप्स को ऑर्डर के साथ अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये गारंटी है कि आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा तेजी से बिल्ड होंगे
और बिल्ड होने के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो मार्क्स तो अपने आप ऊपर जाएंगे, है ना दोस्तों। तो जरूर इसको फॉलो करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।